सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद अ पदार्थ ज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ने चैप्टर नंबर 13 तक कर लिया था, जिसका नाम था प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से पहले हम लोग ने करा था आप्तोपदेश प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण जिसको शब्द प्रमाण भी बोलते हैं, तो उससे करा था। और अब हम लोग करेंगे अनुमान प्रमाण को। तो अनुमान प्रमाण जैसे नाम से ही समझ में आता है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना कि क्या हो सकता है, कैसा होगा, तो वो अनुमान के अंतर्गत आता है। अब जैसे चरक थे, तो चरक ने जब सूत्र स्थान में बताए थे प्रमाणों की संख्या, तो सूत्र स्थान में 4 प्रमाण बताए थे। 4 प्रमाण में आप्तोपदेश सबसे पहला प्रमाण था, उसके बाद प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर आता था युक्ति प्रमाण। फिर विमान स्थान में उन्होंने युक्ति हटा दिया था, तो 3 ही बचे थे। अब जो 4 बताए थे उन्होंने सूत्र स्थान में, प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, तो इसमें आप्तोपदेश प्रत्यक्ष के बाद हम लोग अनुमान करने वाले हैं। तो अनुमान देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें बताई हैं, और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं NCSM के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, सिलेबस उसके बाहर नहीं चलेंगे। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि ज्ञान जो होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष जो मतलब देखा जा सकता है, जो सुना जा सकता है, जो टच करके ज्ञान होता है, वो सब प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। और जो ये नहीं कर सकते, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब जैसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान होता है, ठीक है। इंद्रियों का अपने अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष मेल होता है, ये सन्निकर्ष लिखा हुआ है, सन्निकर्ष, ठीक है। जो सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय और उनके अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उनके साथ एक दूसरे के साथ जो मिलते हैं, उनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। पिछले चैप्टर में हम लोग ने इसे अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। इसका श्लोक भी अच्छे तरीके से, मतलब जितने भी प्रमाण है ना, आप्तोपदेश प्रमाण, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इन सबके श्लोक बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी अगर प्रमाण पूछेगा तो उसमें सबसे पहले आपको श्लोक ही बताना पड़ेगा। ये वाइवा में भी आपके काम आएगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो काम आएगा ही आएगा। अब ये चीज़ें हो गई, और अब होता है दूसरा अप्रत्यक्ष ज्ञान। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियों के सन्निकर्ष हो रहा है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष ज्ञान जो कि अनुमान के द्वारा हम लोग करते हैं। अनुमान शब्द जिसे आप्तोपदेश कहते हैं, और उपमान, किसी से रिलेशन बनाना, रिलेटेड, तो उसके एग्जाम्पल देना, ठीक है। जैसे कमल नयन, तो किसी से किसी की तुलना करना, ये जो होता है इसे हम लोग उपमान प्रमाण कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अनुमान प्रमाण ऐसे अप्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो अनुमान प्रमाण द्वारा होता है। तो इसकी निरुक्ति क्या होती है, तो अनु और मान, ये 2 वर्ड्स जो होते हैं, ये मिलके अनुमान जो शब्द होता है उसको बनाते हैं। अब अनुमान प्रमाण के लक्षण है, अनुमानम खलु तर्को युक्त अपेक्षा। ये चरक ने विमान स्थान में दिया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि युक्ति के आधार पर जो तर्क किया जाता है, युक्ति मीन्स होती है जैसे किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी की किस तरीके से क्या चीज़ें करेंगे जिससे क्या मिलेगा, तो वो स्ट्रैटेजी को कहते हैं युक्ति। युक्ति के आधार पर तर्क मतलब होता है डिबेट या फिर डिस्कशन किया जाता है, उसे अनुमान कहते हैं। ये डिबेट वाला जैसे नहीं होता है कि किसी से डिबेट कर रहे हैं, वो नहीं, बट उसी से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। युक्ति के आधार पर जो तर्क किया जाता है। अब आगे देखते हैं, जैसे है इसका एक एग्जाम्पल है कि प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमते वन्ही निर्गुणे धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात् एव व्यवसन्तिताम बीजात फलान अनागताम दृष्टवा बीजात फलम जातिमेव सदृशम बुधा, ठीक है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। जैसे ये वाला है 4 लाइन का श्लोक, आप्तोपदेश का था 4 लाइन वाला श्लोक, अभी युक्ति में आएगा 4 लाइन वाला श्लोक। तो ये तीनों जो 4 लाइन वाले श्लोक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये छोड़ नहीं सकते आप, ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ सकते हैं। चरक संहिता में चैप्टर नंबर 11 में आएगा ही आएगा, तो वहाँ याद करेंगे, इससे अच्छा यहीं पे याद कर लीजिए। तो ये बताया गया है कि प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमते,
जो अनुमान होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। जैसे हम लोगों ने पहले कोई चीज़ देखी, उसके आधार पर हम लोग कोई अनुमान लगा रहे हैं, तो वो ये बात बता रहा है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। जिसका प्रत्यक्ष हुआ रहता है उसी का अनुमान होता है। जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जहाँ जादू वहाँ अग्नि वाले। तो यह 3 प्रकार का तथा त्रिकालिक होता है। ठीक है, जैसे फ्यूचर का भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, पास्ट का भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, और प्रेजेंट का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए इसके त्रिकालिक बोल रहे हैं। जैसे धूम वनिही निर्गुणे धूमेन मैथुनम गरुड़नाथ। तो जैसे बता रहे हैं कि धूम से, धुएं से, ठीक है, आग का अनुमान लगाना, ये वर्तमान कालिक है, ये वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, हम लोग ने धुआं देखा, उससे हम लोगों को अनुमान लगाया कि हाँ यहाँ पे आग लगी हो सकती है, इस वजह से धुआं निकल रहा है, फिर वर्तमान हुआ। फिर दूसरा है गर्भ दर्शन से मैथुन का अनुमान भूतकालिक है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं जैसे प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो ये क्या है, ये भूतकालिक है, ये पास्ट वाली चीज़ों की बात करें, पास्ट का अनुमान लगाना। ठीक है, अब जैसे फ्यूचर वाली बात करते हैं, तो बीज से उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान भविष्यकालीन होता है। अगर बीज है तो बीज से पेड़ बनेगा, ये हम लोगों ने अनुमान लगाया। तो ये अनुमान कौन सा है, ये है भविष्यकालिक। ठीक है, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमते, प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान अनुमान होता है। त्रिविधम त्रिकालम चानुमते, तीनों काल का अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, ये त्रिकालिक होता है। और फिर उसके एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, वनिही निर्गुणे धूमेन मैथुनम, कि धूम से वनिही का अनुमान वर्तमान कालिक, गर्भ से मैथुन का अनुमान भूतकालिक, और बीज से फल का अनुमान भविष्यकालिक होता है। ठीक है, तो ये अनुमान देखा हमने, इस प्रकार अनुमान त्रिकालिक होता है। फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान 3 प्रकार का होता है। देखो ये न्याय दर्शन ने दिया था, न्याय दर्शन ने बोला था कि जो अनुमान होता है वो 3 टाइप का होता है, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। तो पूर्वत क्या होता है, जैसे कारण से कार्य का अनुमान, कार्य से कारण का अनुमान, और एक से दूसरे का अनुमान। कारण मतलब रीजन, कार्य मतलब रिजल्ट, उससे हम लोग देखते हैं। आप जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादल है, बादल क्या है, कारण है, और वर्षा जो है ये कार्य है। तो कार्य वर्षा है, तो कारण से कार्य का अनुमान लगा रहे हैं कि बादल को देखा, उससे पता चल गया कि हाँ वर्षा हो सकती है, तो ये पूर्ववत हो गया। जैसे लिखा हुआ है कार्य रूप वर्षा का कारण बादल ही है, कारण बादल है और कार्य रूप वर्षा है। फिर शेषवत, कि जहाँ कार्य से कारण का अनुमान, जैसे कोई नदी है, नदी वो बढ़ी हुई है, उसका मतलब उसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ वर्षा हुई होगी, इस वजह से ये नदी का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये हो गया शेषवत। फिर सामान्यतः दृष्ट आ जाता है, जैसे एक स्थान पर आम हम लोगों ने देखा कि हाँ आम लगे हुए हैं एक वृक्ष पे, तो हम लोग को ये पता चल गया कि हाँ दुनिया में हर जगह आम उग गए होंगे, आम आ गए होंगे, आम का सीजन आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है सामान्यतः दृष्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी है, अनुमिति का करण, अनुमिति का जो साधन होता है वो अनुमान होता है। अब क्या, तो ये चीज़ समझ नहीं आई, तो ये चीज़ अभी समझ में आएगी जब हम लोग मतलब पढ़ेंगे अनुमिति का, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे अनुमिति अभी आगे है कि परामर्शजन्य ज्ञान जो होता है वो अनुमिति होता है। अब परामर्श क्या होता है, देखो परामर्श समझने से अनुमिति समझ में आएगा, और अनुमिति से ऊपर वाली लाइन का मतलब समझ में आएगा। तो परामर्श क्या होता है, परामर्श होता है व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अब व्याप्ति क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें ही इस चैप्टर को कठिन बनाती हैं, क्योंकि इसमें नए नए टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी इस चैप्टर में जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, समझ में आएगा यार इतना भी ये ईजी चैप्टर नहीं है।
पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था लोगों को कि इतने कठिन कठिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते थे, वो बनाते थे। ठीक है, तो वही चीज। तो व्याप्ति है। तो व्याप्ति क्या होता है? जैसे किसी इंसान ने अपने रसोई घर में, जिसको हम लोग महानस बोलते हैं, महानस में रसोई घर में उसने देखा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है, जब वो आग लगाता है तो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहीं वहीं अग्नि होती है। जब वो अग्नि लगाता है तो धुआं तो जरूर होता है, तो वो देखता है जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, तो वो बोलता है कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि। तो ये जो इसने बोला कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, उसी को हम लोग व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है, व्याप्ति का मतलब समझ में आ गया? तो व्याप्ति सहित पक्ष धर्मतः का ज्ञान। पक्ष क्या होता है? जहाँ पे अनुमान होता है उसको हम लोग पक्ष कहते हैं। अब जैसे उसने रसोई घर में ये तो देख लिया कि जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तो ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ना, अनुमान ज्ञान, अनुमान थोड़ी ना हुआ। अनुमान कैसे होगा? अब वो पर्वत पे गया किसी, और वहाँ पे उसने धुआं देखा, धूम देखा, तो उसने ये बोला कि हाँ यहाँ धूम है, और मैंने पहले देख रखा है कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, तो यहाँ पर्वत पे भी अग्नि होगी। ठीक है, तो पर्वत पे भी अग्नि होगी। तो ये जो पर्वत है इसको हम लोग पक्ष कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो अग्नि है इसका हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि हाँ अग्नि होगी वहाँ पे, उस पर्वत पे होगी। तो जो जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, ये जो कन्फ्यूजन था, ये जो इसका चीज़ थी, इसके आधार पर पक्ष पर इसने अनुमान लगाया। ठीक है, और इससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको परामर्शजन्य ज्ञान बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी चीज़ें रखिए, क्योंकि वैसे भी बुक तो बहुत कठिन है। बुक में जो लिखा हुआ है उस तरीके से टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बट हाँ धीरे 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 जब पढ़ते रहेंगे तो आ जाएगा। आप जैसे रसोई घर क्यों नहीं बोल रहे हैं, रसोई घर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जैसे महानस क्यों बोल रहे हैं, नए नए शब्द क्यों ला रहे हैं? तो यार पहले के टाइम पे लोग होते थे शुद्ध हिंदी वाले, तो वही है। ठीक है, और अग्नि को अग्नि क्यों नहीं बोल रहे, वनी क्यों बोल रहे हैं? तो बस उसका नाम है, उसके पर्याय हैं, तो वहाँ पे इस वजह से वो बोल दिया। तो जो परामर्श जन्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब जैसे परामर्श जन्य ज्ञान हम लोग ने बोला ना कि यहाँ से परामर्श जन्य ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हाँ कि वहाँ जो पर्वत है वो भी अग्नियुक्त है, तो वो परामर्श जन्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग कह रहे हैं अनुमिति। ठीक है, और वो परामर्श ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ अनुमान लगाया हम लोगों ने कि हाँ पर्वत पर भी अग्नि होगी। ठीक है, अब इतना चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी आई होप, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं। हम लोगों ने देखा कि रसोई घर में जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, तो पर्वत पे जाके यही चीज़ उसने लगाई, यही जो चीज़ बोली उसको बोलते थे व्याप्ति, और पर्वत था पक्ष। तो जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि उसने लगाया, तो उसने ये बताया कि जो पर्वत है वो अग्नि युक्त है। तो ये अनुमान हुआ, अनुमान हुआ, अनुमान हुआ, और इस अनुमान जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। ठीक है, ये परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति है और उसका साधन है अनुमान। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़। अब आप इसे अपने लैंग्वेज में भी इजी करके लिख सकते हैं। यहाँ पे वो लिखा हुआ है जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं लिखेंगे तो आपको पदार्थ ज्ञान में सीधे सीधे नंबर नहीं मिलते हैं। पदार्थ विज्ञान है यार थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट। फिर पक्ष, सपक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। तो पक्ष, पक्ष क्या होता है? जिसमें साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। अब कह दो यार साध्य क्या होता है, हमेशा हर सेंटेंस में एक नया वर्ड आया जा रहा है यार, कितना कठिन है। तो देखो साध्य क्या होता है? साध्य जिस चीज़ का संदेह होता है, जो चीज़ होने का होता है कि हाँ यार इस साध्य मतलब यहाँ पे अग्नि हो सकती है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं। जो चीज़ हो सकती है उसे हम लोग साध्य बोलते हैं। जैसे रसोई घर में देखा था जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, तो पर्वत में आके
अनुमान लगाया कि हाँ यहाँ पे धुआं है तो यहाँ पे अग्नि भी हो सकती है, तो अग्नि भी हो सकती है, जो हो सकती है वाली चीज़ है वो साध्य होता है, उसको हम लोग साध्य बोल रहे हैं। तो साध्य का संदेह हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है? पर्वत पे हो रहा है, तो पर्वत को पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो पर्वतो हो वनिमान धूमात, यहाँ पर्वत पे साध्य का संदेह हुआ तो पर्वत पक्ष है। ठीक है, साध्य का मतलब समझ में आ गया, पक्ष का मतलब समझ में आ गया। साध्य मतलब जिसका संदेह हो वो साध्य होता है, वनी का संदेह है तो वनी है आग। हेतु, हेतु होता है जिसमें साध्य का निश्चय हो, जैसे साध्य रूप वनी का निश्चय धूम से होता है। तो जिसकी मदद लेते हैं, जो चीज के आधार पर हम लोग अनुमान करते हैं वो हेतु कहलाया जाता है। ठीक है, हेतु के बिना अनुमान नहीं हो सकता। हम लोग ये बोल रहे थे कि जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, जहां धूम वहां अग्नि, तो अग्नि का तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे बस, बट किसके अनुसार लगा रहे थे अनुमान, क्यों लगा रहे थे? क्योंकि हम लोग ने देखा था ना जहां जहां धूम होती है वहीं वहीं अग्नि होती है। तो ये जो धूम वाली चीज है इसको हम लोग हेतु बोल रहे हैं। ठीक है, अनुमान लगाने का साधन वहां पे हेतु कहलाता है। यहाँ जिसकी वजह से अनुमान लगा पा रहे हैं, तो धूम की वजह से अग्नि का अनुमान लगा पा रहे हैं, तो इसको हेतु बोल रहे हैं। अब सपक्ष, सपक्ष क्या होता है? जहां पे ये फिक्स हो कि हाँ वहां पे अग्नि होगी ही होगी, तो वो जगह को हम लोग कहते हैं सपक्ष। ठीक है, हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से सुनिए, क्योंकि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं एक साथ इस चैप्टर में, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फिर विपक्ष की बात करते हैं, और ये जान लीजिए कहीं से भी पढ़ेंगे वो लोग आपको बस नॉर्मल इन शब्दों का मतलब बता देंगे अनुमान में, और कुछ नहीं बताते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, और इसी तरीके से लिखे गए। बुक में देखिए बहुत कठिन तरीके से लिखा हुआ है, बुक पढ़ के देख लीजिएगा, तो इसी तरीके से मतलब थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखने की कोशिश करी गई है। विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष क्या होता है? जहाँ साध्य का अभाव निश्चित हो। अब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, साध्य का अभाव यहाँ पे नहीं होगा, साध्य का अभाव यहाँ होगा। देखो विपक्ष जहाँ पे पता है कि हाँ साध्य जो है, साध्य क्या था? अग्नि, अग्नि, अब वो है अच्छे तरीके से तो वो सपक्ष हो गया। अब वो नहीं है तो विपक्ष हो गया। सपक्ष जैसे कि महानस था, विपक्ष जैसे कि जलाशय हो गया कि हाँ जलाशय है यहाँ पे, यहाँ पे तो अग्नि हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में, तो ये विपक्ष है और ये सपक्ष है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लीजिए, और यहाँ पे ये काट दीजिए जहाँ जिसमें साध्य निश्चय हो। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अभी हम लोग इसका एक ओवरव्यू भी देख लेंगे। अब व्याप्ति क्या है? जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, ये जो सेंटेंस है इसको, ये जो एक साथ होने का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग व्याप्ति बोल रहे हैं। इसमें धूम जो है वो व्याप्त है और वन ही व्यापक है। ठीक है, जो व्याप्त किया जाए वो धूम है, और जो जिसमें व्याप्त होता है, व्याप्त जिसमें मिलता है तो वो वन ही हो जाता है। अब इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पक्ष, पक्ष हम लोगों ने पता था कि जहाँ पे कोई चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, उस जगह को पक्ष कहते हैं। यहाँ पे पर्वत पक्ष हो जाता है। जिस चीज़ का अनुमान लगाते हैं वो हो जाता है साध्य, और जिस चीज़ से अनुमान लगाते हैं, जिस चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग अनुमान लगा रहे होते हैं, उस चीज़ को हम लोग हेतु कहते हैं। अगर वहाँ पे वो साध्य ज़रूरी है, निश्चित है कि हाँ वहाँ पे है, तो उस चीज़, उस जगह को सपक्ष बोल देते हैं। अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो उस चीज़ को हम लोग विपक्ष बोल देते हैं। व्याप्ति एक साथ रहने वाला जो सेंटेंस जो हम लोग बात करते हैं, साथ साथ रहने वाली, उसको हम लोग व्याप्ति बोलते हैं, जिसमें से धूम जो होता है वो व्याप्त होता है और वही व्यापक होता है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर व्याप्ति की बात करते हैं। व्याप्ति में एक आता है अन्वय व्याप्ति और एक आता है व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का अर्थ होता है साथ। ठीक है, जहां जहां धूम वहां अग्नि, ये अन्वय व्याप्ति कहलाएगी। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या होता है? जैसे इसका उल्टा, यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जैसे अग्नि नहीं है तो वहां पे धूम भी नहीं होगी। ठीक है, साथ रहने वाली ही बात हो रही है। साथ या तो रहेंगे, साथ में रहेंगे, या तो कोई भी नहीं रहेगा।
ठीक है, ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना कि व्याप्ति का मतलब ही होता है कि साथ में रहना। अब साथ में है तो अन्वय व्याप्ति आ जाता है, और साथ में नहीं है तो व्यतिरेक व्याप्ति आ जाता है। बट एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, या तो रहेंगे दोनों साथ में या तो कोई नहीं रहेगा। तो ये व्याप्ति देख लिया हम लोगों ने। अब अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध क्या होता है कि व्याप्त, धूम और व्यापक वन ही के नियत रूप में साथ साथ रहने के निश्चय संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। यह वह संबंध है जिसमें एक वस्तु दूसरे के बिना रह सकती है, वन ही के बिना धूम नहीं रह सकती है, वन ही के बिना धूम नहीं रह सकता। तो जैसे हम लोग समवाय संबंध की बात करते थे, वैसे ही यहाँ पे अविनाभाव भी संबंध उसी तरीके से होता है। ठीक है, कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। फिर है अयुत सिद्ध। दो वस्तुओं में एक वस्तु ऐसी हो कि जब तक वह नष्ट ना हो जाए तब तक दूसरे के आश्रय पर स्थित रहे। जैसे अव्ययी और अवयव, आश्रयी और आश्रय, गुणी और गुण। मतलब एक के नष्ट होने तक अगर अभी नष्ट नहीं हुई है तो उसके आश्रय में रहे तो उसे हम लोग अद्युत सिद्ध कहते हैं। जाति और व्यक्ति। ठीक है, फिर आता है स्वार्थ अनुमान। तो स्वार्थ अनुमान सिंपल सी चीज है, जो खुद को अनुमान कराना इस स्वार्थ अनुमान, और किसी दूसरे को अनुमान कराना, किसी दूसरे को जाके चीजें बताना इस परार्थ अनुमान। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें किन किन चीजों के लिए जरूरत होती हैं। स्वार्थ अनुमान के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, और परार्थ के लिए जैसे पंचव्यय है तो उनकी जरूरत होती है। तो अभी हम लोग वो देखेंगे। तो अनुमान करता है, इसका श्लोक है जैसे स्वार्थम स्व अनुमान मिति हेतु। जैसे अनुमानकर्ता को स्वयं जिस अनुमान से अनुमिति हो वह स्वार्थ अनुमान है। ठीक है, जैसे कोई मनुष्य अपने रसोई घर में धूम और वन्ही को एक साथ देखकर यह निश्चय करता है कि जहां जहां धूम हो वहां वहां अग्नि है, उसी ज्ञान के आधार पर जब वह पर्वत पे देखता है तो यही चीज स्मरण करता है, और उससे यह ज्ञान होता है कि पर्वत पर भी अग्नि है। तो इस ज्ञान को लिंग परामर्श ज्ञान भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपके, लिंग परामर्श ज्ञान कौन सा होता है। इस लिंग परामर्श से ही यह ज्ञान हुआ कि यह पर्वत वन्यमान है, इसी को स्वार्थ अनुमान कहते हैं। यह अपने ज्ञान के लिए होता है, इससे अपने को ज्ञान होता है, जो स्वयं धूम स्वरूप हेतु से अग्नि का अनुमान कर दूसरे को जानकारी कराने के लिए पंचव्यय युक्त वाक्य का प्रयोग करते हैं, वह परार्थ अनुमान होता है। ठीक है, ये दूसरा परार्थ अनुमान है। यहाँ इसमें क्या होता है, पंचव्यय की जरूरत होती है, और इसमें स्वार्थ अनुमान में इसमें सिर्फ व्याप्ति और पक्ष की जरूरत होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपके। फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ है अनुमान दो तरीके के होते हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, ये भी एक टाइप है। फिर उसके बाद आता है पंचअव्यय क्या होता है। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पंचअव्यय हैं। जैसे किसी भी बात को सामने वाले तक बताना है, सामने वाले को बताना है तो किस तरीके से बताओगे। पहले एक सेंटेंस बोलोगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे होता है, फिर बताओगे कि क्यों होता है, फिर उसका एक उदाहरण दोगे। ठीक है, फिर को रिलेशन करोगे, फिर एक कंक्लूजन पे आ जाओगे। तो इसको इस तरीके से सामने वाले को बताना, इस पंचअव्यय इस तरीके से सामने वाले को अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाता है। तो इन पंचअव्ययों से क्या किसको मतलब कौन सा ज्ञान होता है, परार्थ अनुमान होता है। और वाद के अवसर पर स्वपक्ष की स्थापना कर प्रतिज्ञा के विपरीत स्थापना अर्थात प्रतिष्ठापन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हम लोग कोई डिबेट कर रहे हैं तो उस डिबेट में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा यूज़ होता है। जैसे किसी चीज़ को हम लोगों ने बोला, क्यों बोला, और उदाहरण के सहित हम लोगों ने सामने वाले को बताया, उससे कोरिलेशन दिखाया, उस फिर कंक्लूजन पे आया, तो ये डिबेट में बहुत काम आता है। फिर प्रतिज्ञा है कि किसी सिद्धि के लिए जो सिद्धांत वाक्य कहा जाता है वो प्रतिज्ञा है। जैसे पर्वत अग्नियुक्त है। हेतु, रीजन, क्यों है, क्योंकि धूमात धुएं के होने पर धूम रूप कारण से प्रतिज्ञा बनी ही की सिद्धि होती है। क्योंकि वहाँ धुआं है इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे अग्नि होगी, ये रीजन हम लोग ने दिया। फिर उदाहरण बता रहे हैं कि हाँ जैसे पाकशाला में होता है, जैसे माइनस में होता है कि हाँ जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, इसलिए यहाँ पे भी
से वही कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण में जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, जैसे पाकशाला, अब हम लोग पाकशाला का एग्जाम्पल दिया और फिर कोरिलेशन कर दिया कि हाँ क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे होता है इसलिए यहाँ पे भी वैसे ही होगा। फिर निगमन की बात करते हैं, तो निगमन हम इन चारों चीज़ों को हम लोगों ने कह दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों की बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, इसलिए यह पर्वत जो है वो अग्नि युक्त है। तो ये कंक्लूजन पे आ गए हम लोग। तो ये पंचव्य था, बहुत ईजी है। फिर चरक ने भी पंचव्य बताया वो, बट थोड़ा अलग बताया। इन्होंने बताया कि प्रतिज्ञा होता है, दृष्टांत होता है, निगमन होता है, हेतु होता है, उपनय होता है। तो ये उपनय तो हम लोग को पता है, कोरिलेशन, हेतु पता है, रीजन, प्रतिज्ञा पता है, अपना सिद्धांत वाक्य, और निगमन भी हम लोग ने देख लिया था, जो क्या कहते हैं वो होता है कंफ्यूजन वो। बट दृष्टांत क्या था? दृष्टांत एक ऐसा उदाहरण होता है जो एक विद्वान को भी उतना ही समझ में आए जितना एक मूर्ख को समझ में आ रहा है इस दृष्टांत। ठीक है, कि किसी को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। चीजें समझ में आ गई? दृष्टांत वो तरीका होता है किसी चीज को समझाने का, किसी चीज को बताने का, कि एक विद्वान को, एक ब्राह्मण को भी उतना ही समझ में आए जितना एक मूर्ख को समझ में आता है। ठीक है, तो ये चरक के अनुसार था। फिर सदहेतु की बात करते हैं। तो जैसे जो अनुमान होता है वो हेतु के आधार पर ही होता है। अनुमान का आधार जो होता है वो हेतु ही होता है, क्योंकि किसी हेतु से कोई अनुमान होता है। जैसे अगर हम लोग धूमि की बात नहीं करेंगे तो अग्नि की बात कैसे करेंगे? तो अतः अनुमान करने के लिए हेतु का दोष रहित होना सर्वथा आवश्यक है, कि जो हेतु है वो उसमें कोई दिक्कत ना है। तो हेतु में जब ये 5 गुण होते हैं तब उन्हें सदहेतु कहते हैं। जैसे पहला है पक्षे सत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, अवृत्तित्वम, असत प्रतिपक्षत्व और अबाधि विषत्व। तो ये 5 होते हैं, इसके नाम आपको याद करने हैं। बाकी इसका मतलब है कि हेतु का पक्ष में रहना। पक्ष जैसे पर्वत है, वहां पे धूम रहेगा तभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ वहां पे अग्नि है, क्योंकि वहां पे धूम दिख रहा है, तो पक्ष पे रह रहा है वो, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं पक्षे सत्वम। सपक्षे सत्वम, तो सपक्ष में भी हेतु बना रहे। जैसे सपक्ष, जैसे हम लोग बात कर रहे थे रसोई घर, तो रसोई घर में धूम था, इस वजह से हम लोग ये अनुमान, हाँ इसलिए हम इस व्याप्ति पे आ रहे थे कि हाँ कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो उसके आधार पर ही हम लोगों ने अनुमान लगाया, तो वो है सपक्षे सत्वम। फिर विपक्षे असत्वम अवृत्तम, जैसे पक्ष के विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव, जो पक्ष का विपरीत है, जैसे जलाशय है वहां पे ना हो हेतु। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होने लगे कि हाँ जहाँ पे जलाशय होता है वहां पे भी हेतु होता है, तो हम लोग का अनुमान नहीं हो पाएगा वहां पे। ठीक है, असत प्रतिपक्षत्व, तो साध्य विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव होना चाहिए। जैसे पानी के लिए धूम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बोलें कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ पानी, तो ये गलत होना चाहिए, तभी जाके वो सद हेतु बोला जाएगा। अबाधि विषत्व, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। ठीक है, कि कोई भी उसमें आके दिक्कत ना दे, कोई चीज उसको बाधित ना करे। ठीक है, तो ये हो गया 5 चीजें। तो ये जब 5 चीजें होती हैं तो हेतु को हम लोग सदहेतु बोलते हैं। तो ये चीजें थी अपनी अनुमान प्रमाण में। अब इसके बाद एक टॉपिक बचता है जिसको कहते हैं हेत्वाभास। तो हेत्वाभास बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक टॉपिक होता है बच्चों के बीच में। तो हेत्वाभास की हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ज्ञान 2 टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है और अप्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, इन सब से होता है। अनुमान की निरुक्ति देखी अनु और मान की मदद से होता है। फिर अनुमान का हम लोग ने श्लोक देखा, अनुमानम खलु तर्क युक्त अपेक्षा। फिर उसका उदाहरण वाला श्लोक देखा, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमेते वनी निर्गुणे धूमेन मैत्रम दर्शनात् एव वसंतिताम बीजात फलम अनागतम दृष्टवा बीजात फलम जाति में सदृशम बुधा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। प्रत्यक्ष अनुमान के 3 प्रमाण जो न्याय दर्शन ने दिए थे वो हम लोग ने देखा, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। पूर्वत कारण से कार्य का, जैसे बादल से वर्षा का, शेषवत बढ़ी हुई नदी से वर्षा का, और सामान्यतः दृष्ट
एक आम के वृक्ष पर आम लगे हुए हैं, तो इससे ये हम लोगों ने अनुमान लगाया कि हर जगह आम आगे होंगे। फिर हम लोग ने अनुमिति का जो साधन होता है उसे अनुमान माना। फिर अनुमिति का हम लोग ने देखा कि परामर्श जन्य जो ज्ञान होता है वो अनुमिति होता है। परामर्श देखा हम लोग ने कि कैसे होता है। फिर हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि वाला, कि उसने रसोई में देखा, फिर उसने पर्वत में जाके देखा। तो जो सेंटेंस है, ये जो चीज़ बोल रहा है कि साथ में रह रहे हैं वन्ही और धूम, तो इसको हम लोग व्याप्ति बोल रहे थे। और कहाँ पे है ये और कहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं उस जगह को पक्ष बोल रहे थे। तो व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद कह रहे थे कि पक्ष पे अनुमान लगा रहे थे कि हाँ वो जगह पर्वत भी वन ही मान है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान था ये परामर्शजन्य ज्ञान था। और परामर्शजन्य ज्ञान को हम लोग कहते हैं अनुमिति, और अनुमिति का साधन है अनुमान। फिर उसके बाद पक्ष देखा कि जहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, जहाँ पे साध्य का संदेह है, साध्य है अग्नि। ठीक है, कि जहाँ पे किसी चीज़ का संदेह है उसे हम लोग पक्ष बोल रहे हैं। साध्य वो है जिस चीज़ का संदेह होगा वो साध्य हो जाएगा। हेतु जिससे साध्य का निश्चय हो कि हाँ ये साध्य ऐसा होगा, उसे हेतु बोल रहे हैं। सपक्ष हम लोग ने बोल दिया था कि जहाँ पे फिक्स हो कि वो साध्य होगा ही होगा। जैसे मानस है, विपक्ष हम लोग ने देखा था, वहाँ साध्य नहीं होगा, ये निश्चित है। जैसे जलाशय हम लोग देखा था, व्याप्ति देखा था हम लोगों ने, साथ साथ रहने वाला जो सहचर्य होता है वो व्याप्ति होता है, जिसमें धूम व्याप्त था, वनी व्यापक था। फिर अन्वय व्याप्ति, साथ साथ रहने, व्यतिरेक व्याप्ति, एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। अविनाभाव संबंध सिंपल, ये समवाय संबंध जैसा है कि एक रहेगा तो दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा तो पहला नहीं रहेगा। फिर अयुक्त सिद्ध देखा हम लोग ने कि एक आश्रय है, दूसरा आश्रय है, जैसे गुणी और गुण, जाति और व्यक्ति, अव्यय और अव्यय। फिर स्वार्थ अनुमान देखा, जिसमें हम लोग खुद को ही अनुमान करा रहे थे। जैसे वही एक क्लासिकल एग्जाम्पल पर्वत वाला, तो हम लोग ने खुद को अनुमान कराया। ये इसको हम लोग लिंग परामर्श बोल रहे थे। इसमें व्याप्ति और पक्ष की ज़रूरत होती है, और सामने वाले को अगर समझा रहे हैं उसमें पंच अव्यय की ज़रूरत होती है। उसको हम लोग बोलते हैं परार्थ अनुमान। पंच अव्यय हम लोग ने देखा था, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन था। प्रतिज्ञा जैसे किसी सेंटेंस को हम लोग को जो क्या कहते हैं प्रूव करना है, उस सेंटेंस को हम लोग प्रतिज्ञा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, रीज़न उसका क्या है, तो उसको हम लोग हेतु बोल रहे हैं। क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, ऐसा हम लोग ने बोला कि वहाँ धुआं है इस वजह से हो सकता है, तो वो रीज़न हो गया। उदाहरण हम लोग ने बताया कि ये चीज़ वहाँ पे भी होता है, रसोई घर में भी होता है। उपनय हम लोगों ने रिलेशन कर दिया कि वहाँ पे भी ये चीज़ होती है, इस वजह से यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, इस वजह से दोनों सेम है, इस वजह से अनुमान लगा रहे हैं। निगमन की बात करते हैं तो निगमन फाइनल कंक्लूजन पे आ जाता है कि हाँ इन चारों की वजह से हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे है। फिर चरक ने बताया था प्रतिज्ञा, दृष्टांत, निगमन और हेतु। बाकी सबका मतलब पता है। बाकी दृष्टांत का मतलब ये होता है कि एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसी चीज़ जो एक मूर्ख को भी उतनी समझ में आए जितनी विद्वान को समझ में आए। फिर सदहेतु देखा, तो सदहेतु में ये बताया गया कि अनुमान हेतु की वजह से ही हो सकता है, और अगर हेतु में ये 5 चीज़ें हैं तो वो सदहेतु कहलाएगा। पक्ष सत्व मतलब पक्ष पे हेतु का प्रेजेंट होना, हेतु धुएं से ही रिलेशन आप बनाएंगे। सपक्ष सत्वम, सपक्ष में भी हेतु का होना जरूरी है। विपक्ष में हेतु का ना होना जरूरी है। अब असत प्रतिपक्षम, पक्षत्व जैसे साध्य के विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु, मतलब जैसे अगर हम लोग को ये प्रूव करना है कि अग्नि है वहाँ पे, तो किसी और हेतु का अभाव होना चाहिए वहाँ पे, और अबाधी विषय में मतलब किसी प्रकार से बाधित ना हो। तो ये चीज़ें थी इस चैप्टर में। आज की वीडियो के लिए इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। बताइए जल्दी से कमेंट में कि किस तरीके से लगी वीडियो, समझ में आई कि नहीं आई। अगर यहाँ तक आ गए ना तो 100% आपको आई होगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेत्वाभास को। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, आराम से पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बीएमएस में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे चीज़ें पता चलेंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।